हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड चिल। तो पिछले बार हमने बेसिक कंसेप्ट्स कवर अप किए थे सॉन्ग के। अब उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे। कुछ कुछ लोगों के डाउट आए थे उसमें भी, ऐसा मुझे पता चला था। तो उसको थोड़ा सा बस डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज। और उसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थर्मल स्ट्रेसेस तक, थर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस तक के क्वेश्चंस आज निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसमें मैं भगाऊंगा नहीं ज़्यादा। पिछली बार शायद लोगों ने बोला था कि मैं भगा रहा हूँ, नहीं भगा रहा हूँ, बट इस बार ट्राई करेंगे हर एक कंसेप्ट को जितना हो सके उतना एक्सटेंसिव डिस्कशन कर सके, ताकि सारे कंसेप्ट क्लीन अप हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार क्लास में यहाँ तक डिस्कस हुआ था इलास्टिक कांस्टेंट्स। हाँ, ये है हमारे रामबाण जो हर जगह काम आते आते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी कवर अप हो गया था। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन जितने भी डिस्कस होते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इनको समझ नहीं पा रहे तो रट लो। अगर नहीं समझ पा रहे डेरिवेशन कैसे आया, मैंने इसका डेरिवेशन बताया था कि ये ऐसा होता है, तो ये इसका केस है। ये बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे यूज़ होता है। ये मतलब डायरेक्ट बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को उससे कनेक्ट करता है, यंग्स मॉडुलस से। और इससे बहुत अच्छा सा इक्वेशन में निकल के आता है। इस पर लोग बुक्स भी पढ़ सकते हैं, डाउट है तो। अब मैं इसको बताऊं बट वो फिर ज़्यादा बेफालतू का नॉन एक्सटेंसिव डिस्कशन हो जाएगा। मतलब उस पर दिमाग लगाएंगे तो इतना कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। और ये बाकी ई जी के तीनों पे एक साथ का रिलेशन है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में पहले शुरू करते हैं फेलियर ऑफ मटेरियल से। जैसे डक्टाइल मटेरियल है, फिर ब्रिटल मटेरियल है, तो कैसे कैसे फेलियर होते हैं उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं जैसे डक्टाइल मटेरियल है, किसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं फिर बोलते हैं कि सर इसका आंसर ऐसे आया, ऐसा क्यों आया है, क्या इसमें, यही क्यों बोलते हैं। सपोज करो डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसका। देखो डक्टाइल मटेरियल जब होता है ना, तो उसमें फेलियर कॉज होता है शीयर स्ट्रेस से, ठीक है। अब वो मैं बताऊंगा आगे जाके। जैसे सपोज करो कि छोटा बार है, वो डक्टाइल है, उसमें कंप्रेशन से फेलियर कैसे होता है वही बताऊंगा मैं अभी। बट सिंपल एज्यूम कर लो कि एक डक्टाइल मटेरियल है, एक ऐसा रॉड है, ठीक है। यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है इसमें, मतलब लोड लग रहा है इसमें, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो फेलियर होता है वो होता है शीयर स्ट्रेस से। अब फेलियर तब होगा जब शीयर स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाएगा किसी जगह में। जैसे सपोज करो कि ये है तुम्हारा बार, ठीक है। अब अगर तुम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हो ना, तो तुमको इतना आइडिया होता है कि तुम्हारा जहाँ पे मैक्सिमम शियर प्लेन होगा ना, वहीं से फेलियर होगा डक्टाइल का। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो, अरे यार सॉरी, ठीक है, ऐसा यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो अगर तुम जो है ऐसे खींचोगे ना, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा, ये इसका पोलर एक्सिस है, ठीक है। और ऐसे फोर्स लग रहा है, तो एट अ 45 डिग्री एंगल टू दिस प्लेन एट विच दिस लोड इज एक्टिंग, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो एट अ 45 डिग्री एंगल टू दिस प्लेन, ठीक है, मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन होगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस सबसे शेयर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी ना इस प्लेन में, बहुत हाई होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो इसलिए इसका जो फ्रैक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। कप पेन कोन नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि जैसे सपोज को तुम इसको ऐसे तोड़ोगे, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे, रुक जाओ मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। होगा क्या यहाँ से, एक तो पहले नेकिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, नेकिंग होगी होगी,
ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे एक कोन की तरह ये निकल रहा है, और ये एक उसको मतलब ऐसा एक कप था और यहाँ से एक ऐसा कोन करके निकल रहा है, ठीक है। इसका एंगल होगा 45 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा कप, ये हो गया तुम्हारा कोन, इसलिए इसको बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में ब्रिटल मटेरियल में कैसे होता है? ब्रिटल मटेरियल वीक होता है टेंशन में, ठीक है, ड्यू टू शियर स्ट्रेस, ड्यू टू टेंशन, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, इसमें कुछ हिसाब होता नहीं है बेसिकली। अगर तुम्हारा सपोज करो ये कोई सिलिंड्रिकल रॉड है, ठीक है, किसी फोर्स, किसी लोड पी से कोई इसको यूनिएक्सियल लोड दे रहा है कोई इसको, ठीक है, तो होगा क्या, डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड और टू द एक्सिस ऑफ लोड ये ब्रेक हो जाता है एक बार में ऐसे, मतलब डायरेक्ट दो फांक हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल है, सपोज करो कोई छोटा सा मटेरियल, बहुत छोटा सा, ये तुम ना कॉलम्स में पढ़ोगे बहुत ढंग से, ठीक है, फेलियर भी तुम्हें समझ में आएगी कॉलम्स में, ठीक है। सपोज करो कि कोई छोटा सा रॉड है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम मान लो, ठीक है, अब उस पर लोड लग रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है ऐसा। तो इसका फेलियर कैसा होता है कि इसमें ना, उम्मीद करता हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी हो, सबको समझ में आ जाए, सॉरी, कि इसमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं ना, या फिर जो फेलियर होनी शुरू होती है, वो ना टू द प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लोड अप्लाइड, मतलब टू द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड, ठीक है। समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि ये तुम्हारा एक कॉलम था, ठीक है, तुम यहाँ से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से उसमें लोड लग रहा है, तो क्रैक्स उसमें ना ऐसे ऐसे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर ऐसा उसका सब क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो अलोंग द एरिया, अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जो पेरिफेरी है ना, अलोंग दैट क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसमें क्रैक्स डेवलप शुरू होने हो जाएंगे उसके क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। हाँ, वैसे क्रॉस सेक्शन पर होने वाली बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि ये इसके लोड के पैरेलल डायरेक्शन में होगा, जितने भी क्रैक्स फॉर्म होंगे अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बस ये बोलूँ क्रॉस सेक्शन में होंगे तो दैट इज़ बी लाइक, मतलब क्रॉस सेक्शन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेरीफेरी में होंगे तो दैट बी लाइक, मैं बहुत ओवर स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको, बस ऐसे मान के चलो कि कोई ऐसा सिलिंड्रिकल रॉड है अगर उसमें, तो अगर उसमें कंप्रेसिव लोड लग रहा है, शॉर्ट कॉलम है, तो जो क्रैक्स डेवलप होंगे ना उसके अंदर, वो इस लोड के डायरेक्शन के पैरेलल होंगे। जैसे ऐसे लोड लग रहा है, ये मेरा हाथ है, ये कॉलम है, ठीक है, तो जो क्रैक्स डेवलप होंगे ऐसे ऐसे ही होंगे, ऐसे 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 कैसे भी, ठीक है। अब अगला, ब्रिटल मटेरियल अगर होता है कंप्रेशन में, ठीक है, उसका कुछ बेसिक हिसाब है नहीं, मान लो कि कोई रॉड है या कुछ भी है, कुछ भी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कुछ भी हो, ऐसा सॉरी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ऐसा मटेरियल, कैसा मटेरियल हो, बस अगर शॉर्ट कॉलम है तो ये उसका स्पेसिफिक केस हो गया एक, ठीक है। नहीं तो फेलियर कंप्रेशन के थ्रू डक्टाइल मटेरियल में अगर वो शॉर्ट कॉलम है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल है तो इसमें जो फेलियर होता है ना,
वो कुछ ऐसा होता है 45 डिग्री का एंगल प्लेन बना के। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगा, एक मिनट मैं माइक्रोफोन क्या होगा। सपोज इसको ऐसे समझो कि ब्रिटल मटेरियल ना कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू टेंशन। ठीक है, तो इसका जो फेलियर होगा ना सबसे पहले वो शियर से होगा एज़ कम्पेयर टू टेंशन से, क्योंकि देखो कि तुम्हारा जो डक्टाइल में जो होता है ना वो ऐसा होता है कि SYT किसी केस में ग्रेटर देन भी हो जाता है, किसी केस में इक्वल टू भी हो जाता है SYC से। ठीक है, बट उसका जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है ना, यील्ड शियरिंग स्ट्रेस जो होता है उसका, वो होता है बहुत कम, इसलिए ये शियर स्ट्रेस से ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी। अब जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसके केस में ये होता है कि उसका टेंशन का जो होता है ना यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है बहुत कम। ठीक है, बट उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है और उसके बाद में उसका यील्ड शियर भी ज़्यादा होता है, इससे तो ज़्यादा ही होता है दोनों। ठीक है, ये कुछ कुछ मटेरियल में कंपेरेबल भी होते हैं, कुछ कुछ में आगे पीछे भी हो जाते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा ही होता है, कुछ कुछ मटेरियल में कंपेरेबल होता है, आपको अलग ही मटेरियल आ गया तो उसमें ग्रेटर देन हो जाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, तो इसका फेलियर प्रीडोमिनेटली टेंशन से दिखाते हैं, बट अगर कंप्रेशन में है तो ये केस हो सकता है, शियर फेलियर हो तो ऐसे ही होगा उसमें, कहा है कि मैक्सिमम शियर प्लेन वही बनेगा 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द लोड अप्लाइड। ठीक है, इस पे नहीं पता तो रुक जाओ, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस जब मतलब प्रिंसिपल और शियर मतलब क्या मोर सर्कल जब डिस्कस करूंगा और प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस डिस्कस करूंगा तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, नहीं पता तो। अगर पता है तो अच्छी बात है। बस ऐसे मान लो कि 45 डिग्री टू द एंगल पे मैक्सिमम शियर प्लेन मिलता है, कोई भी केस हो ये हो। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम शियर प्लेन लगा वहाँ बहुत ज़्यादा शियर स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे शियर स्ट्रेस से ब्रेक होता ही होता है, तो इसलिए ऐसा ब्रेक हो जाता है, इसलिए कप एंड कोन फ्रैक्चर हो जाता है। ये केस है जो बहुत सारे बुक्स में नहीं बताया गया, बट है ये केस। ठीक है, अब उसके बाद में टेंशन से प्रीडोमिनेंटली फेलियर होता है ये ब्रिटल मटेरियल में, बट इन द मीन टाइम अगर कंप्रेशन लग रहा है और शियर फेलियर होना है तो ये केस बनता उसमें। ठीक है, ये भी कुछ कुछ जगह पूछ लेते हैं ESE में, ये और ये पूछा भी गया है एट टाइम्स कि ऐसे फेलियर होता है तो बताओ, ये होता है, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं हमने तो बस यही और यही पढ़ा था, बट होता नहीं है, ये दोनों है भी चीज़ें, मतलब जो उसमें डाटा दिया उसमें ये दोनों भी चेक कर लेना एक बार। कुछ कुछ क्वेश्चन में आया तो हिला के चले गए, बच्चे समझ नहीं लगते, पता नहीं चलता हवा क्या है। अब चलो कुछ कुछ बातें कल की और दोहराएं। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, अब सपोज करो कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें किसी को हवा नहीं लग रही कि यील्ड स्ट्रेस निकाले कैसे, जैसे कि नॉन फेरस मटेरियल बेसिकली मान लो, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर भी है, दोनों के केस में यील्ड स्ट्रेस हमें पता नहीं चलती, कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं 0.2% का ऑफसेट रोल लगाते हैं यील्ड स्ट्रेस निकालने के लिए। ठीक है, होता कुछ नहीं है, जैसे 0.2% ऑफ द स्ट्रेन दैट विल बी लाइक 0.002। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0.002 स्ट्रेन होगा, उस यहाँ से एक पॉइंट आप मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद में ये जो लाइन था ये तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाने वाला एक अच्छा लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसका स्लोप जो है ना, इस लाइन का स्लोप ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। ठीक, तो करना कुछ नहीं है, 0.002 यहाँ मार्क करो। ठीक है, 0.2% का ऑफ द स्ट्रेन वुड बी 0.002 यहाँ मार्क करो,
और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दो यहाँ पर, ठीक। तो ये इस कर्व को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ना, उस कर्व को तुम यहाँ से जोड़ दो, तो ये हमें मिल जाता है इसका यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट तुम्हें यील्ड स्ट्रेंथ नहीं देता, ये तुम्हें ना प्रैक्टिकली फाउंडेड यील्ड स्ट्रेंथ देता है। जैसे कि कुछ मटेरियल में, जैसे स्ट्रक्चरल स्टील है, तो उसमें तुम्हें 2 यील्ड पॉइंट मिल गए थे, ठीक है। अब बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं इसमें पता नहीं चलता है टाइम, या फिर तुम जब यूटीएम टेस्ट कर रहे ना, यूटीएम पे जब तुम टेस्ट कर रहे होगे, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट जब कर रहे तो उसमें भी बहुत सारे कुछ मटेरियल देख के आओगे, तो उसमें भी डायरेक्ट हमें अंदाज़ा होता नहीं। तो जहाँ से यील्डिंग हो रही होती है अगर पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो करना क्या है, 0.002 टाइम्स जहाँ पे स्ट्रेन हो गया, बस वो कंडीशन तुम देख लो, वहाँ पे तुम स्ट्रेस देख लो, तुम्हें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट तुम्हारा प्रूफ स्ट्रेस का। प्रूफ स्ट्रेस एक तरह से यील्ड पॉइंट देता है उन मटेरियल्स के लिए जो नॉन फेरस मटेरियल है, करने का कुछ नहीं, 0.002 टाइम्स जो तुम्हारा एप्सिलॉन होगा, कोई भी वैल्यू होगी एप्सिलॉन की, यहाँ तक कुछ जाती होगी, 0.002 खोजना उसमें एक्स एक्सिस पे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो, ग्राफ पे जहाँ कट करेगा उस पॉइंट को यहाँ मार्क करो, वो देगा तुमको यहाँ का प्रूफ स्ट्रेस, और वही प्रूफ स्ट्रेस को तुम कंसीडर कर सकते हो यहाँ के यील्ड स्ट्रेस से, ठीक। अब इसके बाद सपोज करो कि कल का लेक्चर याद होगा सबको, आई गेस, होप सो, जिन्होंने देखा होगा, ठीक है। अब कल मैंने रेजिलियंस की भी बात कर ली थी, कल मैंने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की भी बात कर ली थी, ठीक है। अब टफनेस की बात करते हैं। टफनेस है कुछ नहीं, टफनेस इज द टोटल एनर्जी दैट अ मटेरियल अब्सॉर्ब बिफोर इट्स फ्रैक्चर। बहुत सिंगल डेफिनेशन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो टफनेस बेसिकली द एंटायर एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू अ फेलियर पॉइंट। ब्रिटल मटेरियल है तो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, उसका मतलब जो जैसे ब्रिटल मटेरियल है, मैं दिखा देता हूँ एक, सपोज करो कि कास्ट आयरन है, ठीक है। अब उसका ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है, यील्ड पॉइंट पे ही वो ब्रेक हो जाता है, यही उसका क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ठीक है। अल्टीमेटली क्योंकि वो टेंसाइल में फेल हो जाता है, तो यील्ड पॉइंट से ज़्यादा तो वो जा ही नहीं सकता, तो ब्रेक हो जाता है। तो ये जो एंटायर एरिया है ना ब्रिटल में, ये पूरा उसको शो करेगा टफनेस को, ब्रिटल मटेरियल का, ठीक है। लिख देता हूँ इसमें। और टफनेस ऐसे होता ही है कि द अमाउंट ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट अ मटेरियल अब्जॉर्ब बिफोर इट्स फ्रैक्चर, ठीक है। तो जितना भी एनर्जी अब्जॉर्ब किया होगा उसने ओवरऑल फ्रैक्चर से पहले, वो होता है टफनेस, दैट इज द एंटायर एरिया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब आते हैं प्रूफ रेजिलियंस पे। रेजिलियंस हो गया, मॉडल ऑफ रेजिलियंस हो गया, प्रूफ रेजिलियंस पे आता है। वैसे इसका मैंने पूरा हिसाब बता ही दिया था कि सपोज करो कि अगर इलास्टिक लिमिट अगर यील्ड स्ट्रेंथ तक जाता है, इस मतलब यील्ड स्ट्रेस तक जाता है, इसके पूरा टेंड कर रहा है, उल्टा नहीं, इस तरफ से, ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया बढ़ जाएगा। तो उस चक्कर में अगर वही यील्ड स्ट्रेंथ तुम्हें बहुत सारे मटेरियल्स का नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से 0.002 है, यहाँ से एक ऑफसेट लेके इस लाइन के पैरेलल एक लाइन मारोगे, तुम्हें ये मिल जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ, बस, और कुछ नहीं। जैसे रेजिलियंस में तुम्हें पहले से यील्ड स्ट्रेंथ पता थी, प्रूफ रेजिलियंस में कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस यील्ड स्ट्रेंथ पहले फाइंड आउट करनी है, फिर तुम्हारा ये केस आ जाएगा कि इलास्टिक लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ को जा रहा है। कीवर्ड इज दिस, इलास्टिक लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ को जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा तुमको। अब सिंस ये फाइंड आउट किया गया था विद द हेल्प ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, जो अल्टीमेटली लीड करता है यील्ड स्ट्रेस को, इसलिए हम लोग इसको प्रूफ रेजिलियंस भी बोल देते हैं, ठीक। इसका भी वही है, स्ट्रेन एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट व्हेन इट इज मैक्सिमम, बस इसका ये कंडीशन है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करता है
ये एज सच वैसा नहीं है कि इलास्टिक लिमिट तक लेके जाएगा, इसका ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, वो तब हो पाएगा जब इलास्टिक लिमिट टेंड करेगा यील्ड पॉइंट को। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट फिलहाल अभी तक। अब बात करते हैं थोड़े ऐसे कंसेप्ट जिसमें बच्चे पागल होते हैं। अब बात करते हैं क्रीप की, वो नहीं जो लड़कियां तुम्हें बुलाती, मतलब बुलाती है यार, मैकेनिकल में सबको लड़कियां क्रीप ही बुलाती है पहले। एनीवेज मूविंग ऑन। तो ये क्रीप होता क्या है, लिटरली ये क्रीपी नेचर ही शो करता है। जैसे कि मान लो कि ना एक मटेरियल है, उस पर कांस्टेंट लोड लग रहा है, कुछ भी मटेरियल ले लो यार, कुछ भी, ठीक है, मान लो उसमें कुछ कांस्टेंट लोड लग रहा है, ठीक है। तो एट टाइम सपोज को ये प्रीडोमिनेंट होता कि वो हाई टेम्परेचर में, उसको समझो। तो एट टाइम्स अगर सपोज को कांस्टेंट लोड लग रहा है किसी चीज़ में, ठीक है, थोड़ी देर तक, उसके बाद में अगर उसमें टेम्परेचर हाई हो गया, हाई होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स जो अंदर होंगे उसमें वाइब्रेशन आ जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी गेन करना शुरू करेंगे, ठीक है, प्लस वो सॉफ्ट भी होते रहेंगे, ठीक है, दोनों फिनोमेना होता है, ठीक है। ये सारे उससे ग्रेन है जो एक्टिवेटेड भी हो गए और सॉफ्ट भी हो रहे हैं और वाइब्रेशन भी दिखा रहे होंगे, ठीक है। बस एक प्लेन की बात कर रहा हूँ अभी, इसमें जैसे एक प्लेन है, ठीक। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ से मटेरियल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली वहाँ के मटेरियल्स, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, थर्मल एनर्जी, अगर किसी हाई टेम्परेचर में है तो, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, फिर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स अब जब अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वहाँ से मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है भैया कि ये मटेरियल तुम्हारा साथ देगा ही देगा वहाँ से, ठीक है। सपोज को जैसे कि ये है पेन, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से खींचा, ठीक है, और यहाँ पे कोई हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है इसको, तो मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पर रहने के बाद अंदर के मॉलिक्यूल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। क्यों? वो यहाँ से थर्मली एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, वाइब्रेट करेंगे फिर, और उसके बाद में जैसे ये होगा ना, क्योंकि यहाँ के मटेरियल थोड़े सॉफ्ट हो गए, कांस्टेंट लोड अप्लाई करने के बावजूद यहाँ से हो सकता है मटेरियल ब्रेक हो जाए, यहाँ से हो सकता है मटेरियल डिफॉर्म हो जाए, ऐसे बेंड हो जाए, ठीक है। यह भी हो सकता है कि अजीब ही चीज़ दिखा दे, हो सकता है ये घूम भी जाए, हो सकता है ये ऐसे हो जाए, कुछ भी हो सकता है चीज़, कुछ भी केसेस हो सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी केसेस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ अब्रप्ट बिहेवियर आता है ना जब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट लोड, ठीक है। तो मटेरियल जब वहाँ से कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, लोकल हीटिंग के कारण, ऐसे मान लो, ठीक है, मतलब ऐसे तो ओवरऑल हीटिंग होगी बट कुछ कुछ एरियाज ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे लोकली, ठीक है, मतलब उनके दिल पे ज़्यादा बात लग जाएगी। जैसे कुछ कुछ लड़के होते हैं ना कि हाय हाय उसने मुझे क्रेप बोल दिया, मैं दिल पे लग गई, हाँ वैसा ही बात है, ठीक है। तो कुछ कुछ एरियाज ना ज़्यादा लोकली वो हो जाएंगे अफेक्टेड, ठीक है। जहाँ जहाँ ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे लोकली, कुछ कुछ रीजन्स होंगे मटेरियल में, ठीक है, वहाँ वहाँ पे ये सॉफ्ट भी होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ वहाँ के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। और ये कहीं पे भी लोकलाइज्ड ही क्यों होती है ये हीटिंग, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है डिज़ाइन, सपोज करो ऐसा डिज़ाइन है जिसपे कुछ नॉच है या ऐसा कुछ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अनइवन हीटिंग, ठीक है। बस तो इस चक्कर में यहाँ के मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ लोकल हीटिंग होगी या फिर जहाँ जहाँ के मॉलिक्यूल्स लोकली अफेक्टेड हो जाएंगे ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ वहाँ से मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल ब्रेक भी कर सकता है, मटेरियल थोड़ा सा बेंड हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं क्रीप, ठीक है। इसलिए प्रीडोमिनेंट होता है हाई टेम्परेचर में। अब समझ में आ गया होगा मोस्टली शायद कंसेप्ट।
हाँ, अच्छा, अब देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब बस नाम नाम के लिए भी याद है तो काफ़ी है, क्योंकि इस पे एज सच कुछ भयंकर पूछा नहीं है ना एएस में ना गेट में ना ऐसे कभी। ठीक है, जैसे टेनेसिटी होता क्या है, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस झेलने की क्षमता। ठीक है, और कुछ नहीं, कि जैसे जो मटेरियल ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस झेल सकता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेस, हाई झेलने की क्षमता लिख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और विस्को इलास्टिक एक टर्म होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब इसमें होता है क्या है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। अब इसको अगर तुमने फ्लूइड्स पढ़ा है थोड़ा सा भी तो यार बहुत मज़ा आएगा समझने में, नहीं पढ़ा है तो भाई थोड़ा वेट कर लो, फ्लूइड्स पे भी आएंगे जब, वहाँ मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर, मतलब इस टर्म को अगर तुम चाहो तो डिस्कस कर लूँगा उस टाइम पे। ठीक है, टेनेसिटी जैसे कि हायर टेंसाइल स्ट्रेस झेलने की क्षमता, जैसे कि ऐसे समझो, शिट पेज खत्म। ठीक है, मानो कि ऐसा कोई था तुम्हारा डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब उसके बाद में तुमने कार्बन कंटेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या है, यहाँ तक आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद तुम और कार्बन कंटेंट बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, ऐसे किक नहीं मिल रही तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक, होता क्या है, कार्बन कंटेंट बढ़ाने से ना, मटेरियल साइंस की भाषा में थोड़ा थोड़ा समझाऊँ तो ऐसे समझो कि कोई भी ऐसा स्टील मटेरियल है, तुम उसमें जितना कार्बन कंटेंट ऐड करोगे ना, उसके जो आपस में मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उस पर जा जाके कार्बन जम जाएगा। ऐसे समझ लो, बस देहाती लैंग्वेज में समझ लो समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन जम जाएगा ना उसके अंदर के, तो उसके अंदर का जो लचीलापन है, लचक जो स्टील में होगी वो हो जाएगी ख़त्म। काहे कि तुम और मटेरियल इसमें फ्यूज़ कर रहे हो, जिस वजह से ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सपोज करो कि जैसे ये सिंपल डक्टाइल मटेरियल, तुम इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे तो ब्रिटलनेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में तुम जिसमें और कंटेंट बढ़ाओगे कार्बन का, तो आखिर आखिर में होते होते तुम देखोगे कि इसका नेचर ही पूरा ब्रिटल हो जाएगा। इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है इससे तो ज़्यादा ही है, देख सकते हो तुम, और इसका जो होगा इससे ज़्यादा होगा। अरे ये क्या महापाप कर दिया, सॉरी सॉरी यार, कहाँ ध्यान है मेरा। हाँ, ठीक है, और इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एज सच ब्रिटल नेचर बढ़ता जा रहा है इसका। ठीक है, और एज कार्बन परसेंटेज बढ़ता जा रहा है ना, उस हिसाब से हार्डनेस बढ़ रही है, ब्रिटलनेस बढ़ रहा है। ठीक है, मैलिएबिलिटी या शेप फॉर्मिंग एबिलिटी कम होती जा रही है इसकी। उसके बाद में और भी देख सकते हो, इसमें एनालिसिस कर सकते हो, टफनेस कम हो रही है। ठीक है, रेजिलियंस बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि रेजिलियंस होता कुछ नहीं है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया होता है, देख के देखो ना, यहाँ से ये जो एरिया है ये तो बड़ा है क्योंकि इसका तो यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये जो एरिया है ग्रीन वाला ये इससे कम होगा, ब्लैक वाला उससे भी कम होगा। अब तुम बोलोगे सर तो आप तो बस ये बता रहे हैं कि मतलब आप बस वाई एक्सिस से देख रहे हैं, जेड एक्सिस से भी तो सॉरी एक्स एक्सिस से भी तो देखिए ना कि मतलब एरिया ऐसे बस ऊपर बढ़ा, थोड़ा सा इस तरफ भी तो जा रहा है। तो भाई एक बात ध्यान रखो, ये तुम्हारा स्ट्रेन आ रहा है ना बहुत ही छोटा है। कितना कितना होगा स्ट्रेन का वैल्यू, 0.0015 या 0.00125 या फिर 0.002, हद से ज़्यादा यहाँ तक तुम्हारा होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ, प्रूफ स्ट्रेस, मतलब जहाँ से तुमको प्रूफ स्ट्रेस मिलता है
ठीक है, जहाँ पे तुम यील्ड पॉइंट डिटरमाइन कर पाते हो, उन मटेरियल का भी जिनका मतलब यील्ड, इनका यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हद से ज़्यादा इतना होता है ना। अब तुम सपोज करो कोई ऐसा वैल्यू है जिसका एक तरफ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका सपोज कर लो 260 या फिर 300 मान लो, ठीक है। इसका सपोज करो वैल्यू है 250 यील्ड पॉइंट का, इसका सपोज करो वैल्यू है 210 या ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो एक तरफ इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ आ रहे हैं, एक तरफ तुम उसको मल्टीप्लाई करो इतने इतने वैल्यूज से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबके आंसर के रेंजेस एक आएंगे, बट इन लोगों के जो यील्ड पॉइंट में जो डिफरेंस होगा ना, एक्स एक्सिस में जो डिफरेंस होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ये रेड वाले का है, मान लो ये है ग्रीन वाले का, मान लो ये है ब्लैक वाले का, रेड वाले का, ठीक है। तो ये जो गैप है ना दोनों में, ये बहुत कम है, ठीक है। इधर जो तुम एरिया देखोगे ना प्रीडोमिनेंटली, नहीं तो तुमको नहीं समझ में आए तो इंटीग्रेशन का एक फंक्शन बना लेना अपने आप से या देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो अपने आप से इंटीग्रेशन का एक फैक्टर बना के देख लेना, ठीक है। कोई भी कर्व लेना, समझ लेना इसको, क्यूबिक फंक्शन ले लेना भले ही तुमको देखना है तो, और उसको इससे करके देखोगे ना, वाई एक्सिस में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वैल्यू इससे पुट करोगे तो तुमको ये बात प्रूफ हो जाएगा कि मेजरली डिपेंड करेगा कि तुम्हारा यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू इस स्ट्रेस स्ट्रेन से, ठीक है। ओके, इसको ना मैं समझाता हूँ ऐसे। इस पे ना एक क्वेश्चन भी बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले टेनिसिटी की बात इस पे कि एज तुम देख रहे होगे कि कोई ऐसा मटेरियल है जिस पे कि वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है टेंसाइल स्ट्रेस तक का, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। जितना वो स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना अप टू यील्ड पॉइंट, उसका मतलब है वो उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन का एनर्जी जो यूज़ हुआ होगा ना टेंसाइल स्ट्रेस झेलने में, वो ले सकता है। इसको समझो, जैसे कि मतलब टेनिसिटी इज नथिंग बट ऐसा कोई मटेरियल जो हाई टेंस, हाँ, बट अ मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ टू रेजिस्ट a high tensile stress, ठीक है, उतना रेजिस्ट कर सकता है। हाँ, उसके बाद में फेलियर हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे सपोज करो कि इस केस में सिंस इसका यील्ड पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है कितने देर तक ये हाई टेंसाइल स्ट्रेस, कितने देर तक वो टेंसाइल स्ट्रेस को झेल सका, ये उसकी बात कर रहा है कितना हाई टेंसाइल स्ट्रेस झेल सका, ठीक है। तो ये जैसे देख लो, इसमें तो प्लास्ट डिफॉर्मेशन यील्ड पॉइंट के बाद हो रहा है और फाइनल जाकर फ्रैक्चर भी हो रहा है, बट इसका यील्ड पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो एक टाइम तक ये कितना टेंसाइल स्ट्रेस को बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के झेल लेगा, या फिर अगर झेल भी लेगा तो हद से हद कितना यूटी मतलब अल्टीमेट कितना इसका हाई वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जा सकता है, ठीक है, वो इतना ही जाएगा। अब जो तुम इसका ग्राफ देख रहे हो ना, ये असल में जब मैं इसको प्लॉट करने पे आऊँ तो ये इससे भी नहीं, इससे भी काफ़ी ऊपर बनेगा। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये इससे भी काफ़ी ऊपर बनेगा, और ये जो रेड लाइन देखो उससे भी काफ़ी ऊपर बनेगा। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये मटेरियल है तो ये ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस झेल सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस, और ये ज़्यादा झेल सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। हाँ, उसके बाद में इसका फेलियर ज़रूर होगा और टेंसाइल ही मारेगा इसको, बट ये ज़्यादा झेल सकता है टेंसाइल स्ट्रेस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, मुझे पता है इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करेंगे, बट एक बार इसको नज़र मार लो एक बार। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए अगर आपको करना है तो।
बेस्ट है। एक बार है, ठीक है, उसका लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील का बना हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये प्लॉट किया है। कुछ और एज्यूम मत कर लेना कि इसमें सर ऐसा क्यों नहीं दिया, ऐसे क्यों नहीं दिया, इसमें डेफिनेट यील्ड पॉइंट क्यों नहीं दिया। जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही तुम्हें करना है अभी, ठीक है। 5 मीटर का ये है, ठीक है। अब यील्ड स्ट्रेस जो है वो है 250 मेगा पास्कल। शेप ऑफ द स्लोप ऑफ इनिशियल लीनियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब ये जो इसका स्लोप है, ठीक है, जो इसका स्लोप है मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, क्योंकि स्लोप तो किसी लीनियर कर्व का बता रहा है ये, ठीक है, ऑफ इनिशियल लीनियर पार्ट। पढ़ो क्वेश्चन को। सिंस ये किसी लीनियर पार्ट का बता रहा है तो मतलब अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो सिंस हुक्स लॉ अप्लाई होता है तो ये यंग्स मॉडुलस अर्थात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। हाँ वही मेंशन कर दिया ये इस 200 गीगा पास्कल। अरे बहुत सही, ठीक। द बार इज लोडेड एक्सियली, ठीक है, until it elongates up to delta L is 7.5 mm and then the load is removed. How does the final length of the bar compares with the original length? पहले तो निकालो कैलकुलेटर गेट का। अब पहले निकालते सारे पाप। अब पहली बार बालक तो ये देख के ज़रूर करेगा, क्यों सर ने नया कंसेप्ट बताया प्रूफ रेजिलियंस का, 0.002 भी दिख रहा है। कुछ बच्चे सूम के बताएंगे देखो सर ऐसा है कि यहाँ पे स्लोप भी बोला है ऐसा, अब स्लोप की बात कर दी, पॉइंट भी दे रखा है, दिमाग का घोड़ा टनका मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। नहीं, कुछ भी मत पेल दो, समझो इस चीज़ को। अब एक चीज़ समझो, उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस की बात की गई है, यील्ड पॉइंट दिया है नहीं, यहाँ पे सिर्फ यील्ड स्ट्रेस की बात की गई है। जैसे यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस है तो 250 है, बट ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि ये मतलब एक्स एक्सिस में कहाँ आ रहा है। पॉइंट ये होता है जैसा तुमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पता है, बट ये तुमको बस वाई कोऑर्डिनेट की बात बताया यील्ड स्ट्रेस की। तो कोई ये थोड़ी ना पता है कि वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तुमको प्रॉपर पॉइंट नहीं पता कि यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ए कैन बी एनी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, या फिर अगर पॉइंट बी है तो एट एनी पॉइंट, तो बाद में पता चलेगा ए है बी है क्या है, या बस फिगर में ऐसे बनाने के लिए दिया। तो इस बात को पहले दिमाग में घुसाओ, यील्ड स्ट्रेस दिया, यील्ड पॉइंट नहीं दिया प्रॉपर। तो हाँ चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो निकालो स्ट्रेन, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल 7.5 बाय कहाँ गया रे 5000 mm। अच्छा जिनको नहीं पता 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है, तो 5 मीटर होगा ना 5000 mm, ठीक है। तो कितना हो गया 7.5 बाय 5000, 0.0015, पहला चीज़। दूसरा, यील्ड स्ट्रेस की बात की है तो जहाँ तक सॉरी, जहाँ तक यील्ड स्ट्रेस की बात की है हमें को प्रॉपर ये नहीं दिया गया है। हाँ पानी पी लूँ मैं, बॉय पता नहीं क्या हो गया आज, ठीक है। जहाँ तक यील्ड स्ट्रेस की बात की गई है, एज सच कोई पॉइंट नहीं दिया है हमें एक्स एक्सिस पे, तो तुम मान ही नहीं सकते कि यील्ड स्ट्रेस का स्ट्रेन कितना है, ठीक है। अब ये फिगर को देखो, इसी के लिए फिगर दिया है, ठीक है। ये 250 यहाँ पे ये जो मार्क किया ना ये 250 ही है। मैंने कुछ फिगर के साथ छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज़ उठा के चेपा है। बुक का नाम भी मैं बता दूंगा बाद में देखने के लिए, ठीक है। तो एज इट इज़ यही है, तो अब इस फिगर का यूज़ करो, ठीक है। अब देखो तुमको बस इतना बताया है कि यहाँ पे कोई स्लोप था लीनियर पार्ट का, उसका स्लोप दे दिया, और एक यहाँ पे ना ये एक 250 दिखा रहा है जो इस ग्राफ को ए पे कट करता है, लेट से ए पे कट करता है, ठीक है। तो अब मान के देखो, ठीक है, कि बस मतलब एक अजम्पशन लो कि इफ यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेस, मतलब इलास्टिक लिमिट, सॉरी, ठीक है। मान के देखो, नहीं आया तो ठीक। तो अगर इलास्टिक
लिमिट है ये, तो अब बताओ मेरे को इलास्टिक स्ट्रेन कितना डेवलप होगा अगर होता है तो, ठीक है। तो वो कितना होगा 250 सिग्मा बाय ई। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो वैसे बता दूँ ये आया कैसे। ये है कुछ नहीं, ये सिग्मा बाय ई इज इक्वल टू एप्सिलम होता है, ठीक है। सिग्मा ये था यील्ड स्ट्रेस जिसको मैंने अज्यूम किया इलास्टिक स्ट्रेस, ठीक है, और ये ई है ये, ठीक है। तो 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ से ये हटा 5/4 1.25, तो 0.00125, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने सेफ साइड ऐसे लिया क्योंकि देखो अगर मैंने इसको पहले ही यील्ड स्ट्रेस मान लिया होता ना, और मैं इसमें पहले प्रूफ स्ट्रेस का दिमाग लगा देता तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता कि मैं ये तो डिटरमाइन कर पाता कि हाँ चलो ठीक है ये यील्ड स्ट्रेस है, मैंने मान लिया दिया होगा तो यही होगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं सोच पाता कि बेसिकली एट द शुरुआत में फिनोमेना रहा कैसा होगा। अगर मैं अभी इसको इलास्टिक लिमिट मान रहा हूँ ना, तो मेरे पास फ़ायदा क्या, एडवांटेज क्या हुआ उससे ये समझो। जैसे मैंने इलास्टिक लिमिट माना, मुझे इतना पता चल गया सेफ साइड कि मैं मटेरियल है कहाँ। अब देखो इसका डिफॉर्मेशन इससे ज़्यादा हुआ तो मैं पक्का ये तो बोल सकता हूँ अभी इलास्टिक रीजन में है नहीं, ठीक है, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। यही चीज़ मैं यील्ड स्ट्रेस के साथ बोल ही नहीं सकता था, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। यील्ड स्ट्रेस हो गया तब तो तुम प्लास्टिक रीजन डिफॉर्मेशन हो गया होगा। बट अब मैं एक चीज़ में तो कन्फर्मली श्योर हूँ, ठीक है, कि बेटा अब ये वापस अपना शेप रीगेन नहीं करेगा, इलास्टिक लिमिट के बाहर जा चुका है, ठीक है। अब सिंस एप्सिलम एक्स एक्स, इसको मान लो तुम एप्सिलम, क्या नाम रखा है यार इसका, चला ऐसे रख दो, ठीक है, इज ग्रेटर देन एप्सिलम एस, ठीक है। तो नहीं, सिंस सो मटेरियल इज इन द डिफॉर्मेशन रेंज, मतलब डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है, एज इट कैन नॉट गो बैक इन इलास्टिक रीजन, ठीक है। अब करना क्या है बेसिकली, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, फिर तो क्वेश्चन है ही नहीं, ख़त्म है क्वेश्चन, ठीक। तो अब यह है तुम्हारा इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब इससे पहले जितना मटेरियल था, मतलब एक अगर जैसे हम लोड लगा रहे थे तो अगर तुम्हारा स्ट्रेन यहाँ तक का आता ना भैया, तो ये वापस अपना शेप रीगेन कर लेता लोड हटाने के बाद। देखो क्वेश्चन में ये चीज़ स्पेसिफिकली लाइन में बोली हुई है, द बार इज लोडेड एक्सियली अंटिल इट इलोंगेट 7.5 mm एंड देन द लोड इज रिमूव्ड। मतलब अगर यहाँ तक का स्ट्रेन तुम्हारे में डेवलप हो गया ना मटेरियल में, लोड लगा रहे हो और तुम लोड हटा दिए तो बेटा वापस अपने शेप में आ जाएगा। बट यहाँ तक का हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, बाप रे बाप, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि सिंस अब ये तुम्हारा इलास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है। अब तुम फिगर को यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा। अरे यार मैं यहाँ बनाऊँगा तो फिर अजीब हो जाएगा, हाँ यहाँ बना लेता हूँ मैं। नो शिट, बैटरी पावर लो हो रखी है, मर गए, भोलेनाथ देख लेना, ठीक है। सपोज़ करो ये ए है, ये बी है, सपोज़ करो अब ये है मेरा यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, तो उस केस में ये मान लो तुम्हारा बी, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक रीजन के बाहर जा चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बी तो यही होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बी 0.0015, ठीक है। अब ये तुम्हारा समथिंग ए है जो तुम्हारा यील्ड स्ट्रेस के हिसाब से कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब जो खेला है वो ये है कि मतलब अब मैं ये नहीं जानता कि ये जो लिमिट है ये इसके यील्ड स्ट्रेन से ज़्यादा बड़ा है या नहीं बड़ा है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस हमें पता है बट कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेन नहीं पता कि मैं डायरेक्टली कह सकूं कि जो मेरा ये है ये अब इलास्टोप्लास्टिक रीजन में है या फिर प्लास्टिक रीजन के भी बाहर है, समझ रहे हो।
ये अभी मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ इलास्टिक रीजन के बाहर तो इलास्टोप्लास्टिक रीजन में होगा, बट मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि ये प्लास्टिक रीजन के भी बाहर है। ठीक है, तो एकदम सेफ साइड का भी सेफ साइड लेकर चल रहे कि लेट्स से इलास्टोप्लास्टिक रीजन में, अगर नहीं है तो अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस केस में ये जो एप्सिलॉन बी है ये है तुम्हारा एप्सिलॉन रिकवरी। ठीक है, अब हमको निकालना है ये लेंथ फाइनल। ठीक है, एप्सिलॉन फाइनल जो है वो होगा एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन जो रिकवर हुआ होगा, रिकवरी। ठीक है, एप्सिलॉन बी हमें पता है वो है 0.0115। ठीक है, अब जो एप्सिलॉन रिकवरी है यहाँ तुमको थोड़ा सा ये फंडा यूज़ करना पड़ेगा कि वो स्ट्रेन निकालो जो डिफॉर्म नहीं हुआ, नहीं हो पाया। नहीं समझ पा रहे हो कि मैं समझाता हूँ। सपोज करो एक ऐसा स्ट्रेन निकालो जो रिकवर हो चुका है, मतलब अगर ये इलास्टिक प्लास्टो रीजन में यहाँ पे कहीं भी है ना वो पॉइंट, अगर है तो ठीक है, मैं उस पॉइंट को बी मान रहा हूँ। ठीक है, यहाँ समथिंग क्या पता यहाँ हो इसका यील्ड स्ट्रेन, यहाँ हो इसका यील्ड स्ट्रेन, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हो यहाँ मुझे क्या पता। ठीक है, ऐसी तैसी करा है। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं भी है ना उसका यील्ड स्ट्रेंथ, अगर जैसे ये यील्ड स्ट्रेन है कॉरस्पॉन्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस, तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ से बाहर जा चुका होता ना तो बेटा ये वापस इस क्षेत्र में आ नहीं सकता। बट अब अगर ये इसके अंदर है ना तो पक्का कुछ ना कुछ तो रिकवर किया होगा। अभी जो रिकवर किया होगा ना ये एक एट अ स्पेसिफिक स्ट्रेस में जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो है 250। ठीक है, 250 मेगा पास्कल। ठीक है, बाय अब एक खेला ऐसे मानो कि ये कंसेप्ट है इसका, ये कंसेप्ट कैसे समझो कि देखो अगर तुम्हारा कोई भी मटेरियल है ना अगर इलास्टोप्लास्टिक रीजन में है, अगर वो वापस जब अपना रिकवरी करता है ना तो बेटा उसी नेचर से रिकवरी करेगा जिस नेचर से ये बढ़ेगा। तो मतलब ये जो स्लोप है ना इसका वैल्यू भी ई होगा। अब ससुर इसको ना मान लेना कि ये तुम्हारा प्रूफ स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं, नहीं, प्रूफ स्ट्रेस इज समथिंग एल्स, बट ये रिकवरी की बात हो रही है बस। ठीक है, अब करके निकालो कितना हुआ ये, इसका वैल्यू निकाले थे शायद हम पिछले वाले में, निकाले ना रे, हाँ ये रहा 0.0015 माइनस 0.00125। ठीक है, कितना हो गया यार 0.0025 हैं, रुक जाओ फिर से श्योर हो जाए, बहुत दिन हो गए कैलकुलेशन किए हुए। हाँ 0.015, हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है तुम्हारा एप्सिलॉन फाइनल। अब क्या निकालना था यार, व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द बार कंपेयर्स विद द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये फाइनल ये निकालना है जो क्वेश्चन में L0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन फाइनल इज इक्वल टू 0.0025। ठीक है, डेल्टा एल फाइनल कितना मिला हम लोगों को, वो है 0.0025 इंटू 5, दैट विल बी 0.00125। ठीक है, बस मीटर लो, तुम्हारे सारे पाप फिर से धोए जाएं। क्वेश्चन में दिया कुछ नहीं था, रिवीजन करते हैं क्विक। ठीक है, हमने यहाँ तक का इलोंगेशन कर लिया, उस हिसाब से हमने देख लिया स्ट्रेन हुआ क्या, पहला कंडीशन। दूसरी बार मुझे समझ में नहीं आया कि ये यील्ड स्ट्रेस दिया क्यों था, अगर ये सब चीज़ दी हुई है इसमें डायरेक्ट यही निकाल दूँ। बट फिर मैं दिमाग का घोड़ा टनका और मुझे लगा कि देखो यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है ओनली द वाई कोऑर्डिनेट, मुझे यील्ड पॉइंट प्रॉपर नहीं डिफाइंड है इस ग्राफ में, तो इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया उसको ढूंढने के लिए, तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं। ठीक है, बिना एक्स कोऑर्डिनेट में कह भी नहीं सकता, निकाल नहीं सकते तुम बिना एक्स कोऑर्डिनेट देखे तो कौन सा यील्ड पॉइंट होगा। ठीक है, इस प्रॉपर चीज़ की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है एक्स कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, तो मैंने मान लिया जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि अगर ये इलास्टिक लिमिट है, मतलब इससे पहले मैं देख लूँ, एक केस पहले देख लूँ कि अगर ये इलास्टिक लिमिट में है, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर ये होता ना तो फिर तो ज़ीरो डिफॉर्मेशन होता फाइनल। ठीक है, वो तो वापस रिकवर कर देता।
ठीक है, इसलिए मैं बस क्रॉस चेक मतलब श्योर होना चाहता हूँ कि मतलब मेरा आंसर जा किस वे में रहा। तो इसलिए मैंने मान लिया इसको कि लेट द यील्ड स्ट्रेस गिवन इज इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो मैंने मान लिया, तो मेरा ये आया आंसर। अब ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा हो गया इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर इलास्टिक स्ट्रेन ये है और ये मेरा स्ट्रेन ऑब्टेन्ड हो रहा है खींचने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मेरा जो केस है वो इलास्टिक रीजन के बाहर जा चुका है, मतलब अब वो जाएगा इलास्टोप्लास्टिक रीजन में, तो श्योर साइट। ठीक है, अब प्लास्टिक रीजन में जा रहा है नहीं जा रहा है उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अब विद द फुल श्योरिटी मुझे इतना पता है कि इलास्टोप्लास्टिक रीजन में है, तो मैं वही एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर यील्ड पॉइंट के बाहर जा चुका तो होता तो अपने आप आंसर में आ चुका होता। ठीक है, तो अभी यह है इलास्टोप्लास्टिक रीजन में। अब थर्ड केस, जो थर्ड लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, कि बेटा जब बार से जब लोड हटा दिया गया एक्सियली, उसके बाद निकालो उसका फाइनल लेंथ ऑफ द बार एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो एट टाइम्स जो बी है मेरा, जो मैंने मान लिया 0.0015, मान लो कहीं तुम यहाँ पे कहीं भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, 0.015। ठीक है, ए से हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस एक टूल है जो तुमको बता रहा है कि इट शोज दी सिग्मा वाई। ठीक है, इट शोज दी सिग्मा वाई और कुछ नहीं। मैंने बस कोई हाइपोथेटिकली बी पॉइंट मान लिया, उसका 0.015 था स्ट्रेन। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि वो इलास्टिक स्ट्रेन जो कि मैंने माना था सेकेंड पार्ट में, इफ सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा ई, जो मुझे पता था। ठीक है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, कि ये मेरा इलास्टिक स्ट्रेन है, तो मैंने इलास्टिक स्ट्रेन जो मेरा यहाँ पे था, उसके बाद में मैंने ये देखा कि ये मेरा इलास्टिक स्ट्रेन से बड़ा हुआ वैल्यू है। ठीक है, ये इलास्टिक स्ट्रेन का वैल्यू बड़ा हुआ वैल्यू, तो पक्का इलास्टोप्लास्टिक रीजन में है। तो जब लोड हटाएंगे तो जो रिकवरी होगी वो उसकी इलास्टिकली ही होगी रिकवरी, प्लास्टिकली कभी को बॉडी रिकवर कर ही नहीं सकता है। अब इलास्टोप्लास्टिक रीजन में है को बॉडी, उस पर तुम लोड हटा दियो तो उसके अंदर तब भी कुछ ना कुछ तो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, इतनी नहीं रह जाती बट रहती है। एक तरह से उसके इलास्टिसिटी में इतना दम नहीं होता, बट तब भी इलास्टिक मतलब तब भी वो थोड़ा सा साइज रिगेन कर सकता है, पूरा नहीं तो बल्कि थोड़ा तो कर ही लेता है। तो वही बात है, तो जिस हिसाब से ये रिकवर करेगा वो वैसा ही होगा जिस हिसाब से ये फैला होगा, मतलब जिस हिसाब से डिफॉर्म किया होगा। ठीक है, तो हमने उसका स्ट्रेन निकाला एप्सिलॉन, वो रिकवरी स्ट्रेन प्रॉपर वो था सिग्मा बाई, वो था ये हमारा एप्सिलॉन बी था, ये हमारा एप्सिलॉन फाइनल था। फाइनल जो डिफॉर्मेशन हुआ होगा स्ट्रेन में, उसके बाद में फाइनल लेंथ में डिफॉर्मेशन आ गया। ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है गाइस, थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई थी, क्वेश्चन अच्छा था, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सारे पाप धुले होंगे, नहीं धुले तो आगे आएंगे अभी और टॉपिक्स। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज़ कमेंट। ठीक है, और उसके बाद में कुछ भी डाउट है पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, अच्छा लगेगा, मैं भी सॉल्व करूँगा। अगले सेशन में साथ में सॉल्व करेंगे। टॉपिक बहुत ही मतलब बहुत इजीली भ्रमित करने वाले हैं, जितना मैं उसको इलेबोरेट करके एक्सपैंड करके समझा सकता हूँ उस हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी डू सपोर्ट एंड शेयर द वर्ड एंड स्प्रेड द वर्ड कि लोग और आके देखें इसे। थैंक यू, चीयर्स।